क्या कभी आपने सोचा है कि जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, अगर वही इंसान किसी साजिश का हिस्सा निकले तो आपका दिल किस तरह टूटेगा? और अगर सच और झूठ के बीच सिर्फ एक कदम का फासला रह जाए तो आप किस पर यकीन करेंगे? कहानी की शुरुआत होती है उसी मोहल्ले से जहां पिछले कुछ दिनों से तनाव और शक का माहौल बना हुआ है। चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी है और हर किसी की नजरें अनिल पर टिकी हुई हैं। अनिल के पास से मिले पैसों ने पूरे मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। सूरज और उसके घर वालों को अब साफ साफ लगने लगा है कि अनिल खुद अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रहा, बल्कि कोई और है जो उसे पीछे से कंट्रोल कर रहा है। भीड़ के बीच खड़े सूरज की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा है। वो अचानक आगे बढ़ता है और अनिल की गर्दन पकड़कर उसे झकझोर देता है। सूरज की आवाज गुस्से से कांप रही होती है। सच बोल अनिल, ये पैसे किसने दिए तुझे? अनिल की हालत खराब हो चुकी होती है। उसके माथे पर पसीना है, सांसें तेज चल रही हैं और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है। वो बार बार कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वो सच बताने ही वाला है, तभी अचानक भीड़ में से एक अनजान आदमी आगे आता है। किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले ही वो आदमी दूर से एक इंजेक्शन अनिल की तरफ फेंक देता है। इंजेक्शन सीधे अनिल को लगता है और कुछ ही सेकंड में अनिल जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच जाती है। सूरज तुरंत अपने दोस्त बंटी की तरफ देखता है और गुस्से में चिल्लाता है, बंटी, उस आदमी को पकड़ो अभी। बंटी बिना समय गवाए उस आदमी के पीछे दौड़ पड़ता है। गली गली पीछा करते हुए आखिरकार वो उसे पकड़ लेता है। बंटी उसे घसीटते हुए वापस सूरज के सामने लाता है। उस आदमी का चेहरा डर से पीला पड़ चुका होता है। उसे साफ लग रहा होता है कि अब उसकी खैर नहीं। जब सूरज और अरविंद जी उस आदमी को पुलिस के हवाले करने की धमकी देते हैं तो वो डर के मारे कांपने लगता है। आखिरकार वो हाथ जोड़कर कहता है, मुझे मत मारो, मुझे गुलाब सिंह ने भेजा था अनिल का मुंह बंद करने के लिए। जैसे ही ये नाम सामने आता है, वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ जाते हैं। माहौल अचानक भारी हो जाता है। सूरज के दिमाग में बिजली की तरह एक बात कौंधती है। उसे याद आता है कि उसने अनिल के फोन में गुलाब सिंह के कई मिस्ड कॉल्स देखे थे। अब उस आदमी की बात ने उसके शक को यकीन में बदल दिया। सूरज का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका होता है। वो तुरंत पुलिस को बुलाता है और अनिल को गिरफ्तार करवाता है। इसके बाद बिना देर किए सूरज, ईशा और अरविंद जी सीधे गुलाब हवेली की तरफ निकल पड़ते हैं। हवेली पहुंचते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। पहली बार सूरज गुलाब सिंह के सामने इतने गुस्से में खड़ा होता है। वो अनिल की जेब से मिले पैसे और पकड़े गए गुंडे को गुलाब सिंह के सामने पेश करता है। सूरज दहाड़ते हुए कहता है, अनिल को पैसे आपने दिए, मेरी पत्नी को बदनाम आपने किया और अब उसे मारने के लिए गुंडा भी आपने भेजा। आखिर क्यों किया आपने ऐसा? गुलाब सिंह ये सुनकर हैरान रह जाता है। वो उस आदमी को गौर से देखता है और फिर साफ शब्दों में कह देता है कि वो उसे नहीं पहचानता। असलियत कुछ और ही होती है। ये पूरी चाल बंधिया की रची हुई होती है। उसने पहले ही उस गुंडे को पैसे देकर सिखा दिया था कि अगर पकड़ा जाए तो सिर्फ गुलाब सिंह का नाम लेना है। बंधिया ने ऐसा जाल बुना था जिसमें सबको लगे कि असली गुनहगार गुलाब सिंह है। जब सूरज गुलाब सिंह से मिस्ड कॉल्स के बारे में पूछता है तो गुलाब सिंह बहुत शांत स्वर में जवाब देता है। वो बताता है कि अनिल उसका दामाद होने के साथ साथ उसके बिजनेस का एक अहम प्रोजेक्ट संभाल रहा है। वो उसी काम के सिलसिले में उसे कॉल कर रहा था। गुलाब सिंह भावुक होकर कहता है, मैं खुद अपनी बेटी के गुनहगार को ढूंढ रहा हूँ। सोचो सूरज, क्या कोई पिता अपनी बेटी को बदनाम करेगा? गुलाब सिंह की बातें तर्कसंगत लगती हैं, लेकिन सूरज का दिल मानने को तैयार नहीं होता। मगर कानून सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता, उसे सबूत चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर भी साफ कह देता है कि बिना पुख्ता सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। छुपकर ये सब देख रही बंधिया के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। उसका प्लान पूरी तरह सफल हो चुका होता है। पुलिस चली जाती है। सूरज, ईशा और अरविंद जी मायूस होकर घर लौट आते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कई सवाल घूम रहे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि असली दुश्मन कौन है। अगली सुबह महाशिवरात्रि का पावन दिन होता है। घर का माहौल भारी होने के बावजूद सूरज और ईशा मंदिर जाते हैं। मंदिर में घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज और भक्तों की भीड़ के बीच ईशा भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, जिसने भी मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की है उसका सच सबके सामने ला दीजिए। ईशा को लगता है कि ये सब रिया की शादी तोड़ने के लिए किया गया है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि असली साजिश उसके और सूरज के रिश्ते को खत्म करने के लिए रची जा रही है। उधर हवेली में बंधिया बेचैन घूम रही होती है। उसने जब सूरज को गुलाब सिंह का कॉलर पकड़ते देखा था, तभी उसे एहसास हो गया था कि सूरज ईशा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
बंधिया मन ही मन फैसला कर लेती है, इससे पहले कि सूरज मेरे तक पहुंचे मुझे ईशा का खेल खत्म करना होगा। रात का अंधेरा फैल चुका होता है, घर में सन्नाटा पसरा होता है। ईशा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। तभी धीरे धीरे दरवाजा खुलता है। बंधिया अपना चेहरा कंबल से ढके हुए अंदर आती है। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू होता है। वो धीरे धीरे ईशा के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। ईशा को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि मौत उससे सिर्फ एक कदम दूर खड़ी है। बंधिया कांपते हाथ से चाकू उठाती है। उसकी आंखों में नफरत और डर दोनों दिखाई दे रहे होते हैं। वो वार करने ही वाली होती है और यहीं पर कहानी सबसे बड़े मोड़ पर आकर रुक जाती है। क्या सच में भगवान शिव ईशा की रक्षा करेंगे? क्या ऐन वक्त पर सूरज वहां पहुंच जाएगा या फिर बंधिया की साजिश सफल हो जाएगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा कहानी के अगले मोड़ का।